तो कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा पेपर इसी प्रकार का आएगा, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब चलेगा इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरा अंक प्राप्त कर सको। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो देखो कब होती है, मानव की आवश्यकताएं सीमित असीमित है, साधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्या लिखा है, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या है, उपभोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है, यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखो पांचवे का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा, सारणीयन। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुलक की गणना की जाती है। तो देखो बहुलक की गणना की जाती है समूहन विधि द्वारा या निरीक्षण विधि द्वारा। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, आ तथा बा दोनों के द्वारा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा आ तथा बा दोनों के द्वारा। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जानी है। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कल्पित माध्य को द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कल्पित माध्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो देखो बहुलक जो है ना श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माध्यिका की गणना के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो देखो दोनों में से किसी भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, या तो आरोही में कर लो या अवरोही में कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानक विचलन की गणना में विचलन केवल से ही लिया जाता है। तो देखो किससे लिया जाता है, माध्य से ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानक विचलन ये वाला अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो ये है सिग्मा x/n। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो देखो सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सको। तो देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का अम्लान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं, क्या लिखा है, जोड़ी बनाइए। अब देखो जोड़ी बनाइए में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, से संबंध गुणांक स्थिर होता है। तो देखो ये -1 और +1 के बीच में स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधार वर्ष होता है। तो देखो आधार वर्ष को कहते हैं तुलना वर्ष। उसके बाद में देखो निम्न स्तरीय से संबंध। तो देखो ये होता है +0.0 से 0.25 के सम। उसके बाद में देखो योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पहले जनगणना 1881 में हुई थी। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। टोटली पूरा का पूरा पेपर में यहाँ से आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो देखो ये माना जाता है PC महालनोबिस को।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखो 1995 में हुई। गेट का पूर्ण रूप लिखिए तो व्यापार और सीमा शुल्क संधि इसका पूर्ण रूप है। जीएसटी कब पेश किया गया? तो देखो 1 जुलाई 2017 को ये पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है? देखो जनसंख्या वृद्धि इसका मुख्य कारण है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ग्रामीण शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए तो देखो अचल संपत्ति जो है ना भौतिक पूंजी का एक उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पूरे के पूरे वार्षिक परीक्षा में लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य आपको कैसे लिखने हैं? पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होता है, तो देखो बिल्कुल आपका सत्य होगा। विश्व में लोहा अयस्क के भंडार लगभग 80% अकेले भारत में, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। धारणी विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1998 में प्रारंभ हुआ, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत में 1990 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लो। अर्थशास्त्र क्या है? चित्र में प्रदर्शन की कोई 2 सीमाएं आपको बतानी है। प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषताएं बतानी है। माध्य किसे कहते हैं? और उसके बाद के क्वेश्चन इधर लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लो। परिक्षेपण किसे कहते हैं? विपणन योग्य अधिशेष किसे कहते हैं? और उसके बाद में देखो लघु उद्योग किसे कहते हैं? भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना गया? भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं। ग्रामीण विकास किसे कहते हैं? किसानों को ऋण संबंधी आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार का अर्थ लिखिए। भारत में गरीबी के कोई 2 कारण लिखिए। लोग पलायन क्यों करते हैं? उसके बाद में देखो सारणियन की 3 विशेषताएं। प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रमाप फिसलन के कोई 3 गुण आपको लिखने हैं। प्रमाप फिसलन के कोई 3 दोष आपको लिखने हैं। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद का पेपर आपका इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों 18 ये यहाँ पर आपको दिया गया। प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। 20वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22वां लिखा है। 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली आपका पूरा पेपर इसी प्रकार का पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो और आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।